आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है। शिव कहते हैं, किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों में निरंतर देखते रहो जब तक विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। बड़ा ही सरल, सहज और खूबसूरत ध्यान प्रयोग। शहरों के विकास क्रम में अब कुएं थोड़े दुर्लभ हो गए हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा शहर में रहे हैं उनका कुएं से आमना सामना भी शायद ही हुआ हो, लेकिन जिन लोगों ने कुएं को देखा है या जानते हैं, अभी भी दुर्लभ नहीं है। तो कुएं का आकर्षण वो अनुभव कर सकते हैं। और छोटे कस्बों गांवों में जब पानी पीने के लिए प्रायः कुएं ही हुआ करते थे, तो बच्चों का एक बड़ा ही स्वाभाविक खेल हुआ करता था कुएं के पास जाना, उसमें झांकना। कुआं कुछ रहस्यमय है, कुछ है उसमें जो खींचता है हमको। मनुष्य के जीवन में जैसे आग के आविष्कार ने बड़े परिवर्तन लाए, ऐसे ही जब मनुष्य ने कुआं खोदकर पानी निकाला तो उसने उसके जीवन को बहुत व्यापक रूप में बदल डाला। उसके पहले तो पानी के प्राकृतिक स्रोत, कोई नदी, झरना, झील, उसके पास जाना होता था। लेकिन कुआं मनुष्य ने निर्मित किया। कुएं में एक रहस्य है। विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र बड़ा सीधा सा है इस बार का। वो कहता है, कुएं की गहराई में झांको और झांकते झांकते विस्मय विमुग्ध हो जाओ, यानी कि आश्चर्यचकित रह जाओ। गहराई तुम्हें खींचती है जैसे ऊंचाई तुम्हें खींचती है। जीवन में कुछ चीजें कभी बदलती नहीं, ऊंचाई का आकर्षण और गहराई का आकर्षण। हम पर्वतों पे जाना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि ऊंचाई हमको आकर्षित करती है, खींचती है। लेकिन जीवन का नियम बड़ा ही विचित्र है। हर ऊंचाई के साथ उसी के समानांतर गहराई भी होती है। तो ऊंचाई के आकर्षण में गहराई का आकर्षण भी छुपा होता है। बिना उसके ऊंचाई अस्तित्व में नहीं हो सकती। जितना ऊंचा शिखर होगा उतनी ही नीची घाटी होनी पड़ेगी। लेकिन हर कोई तो पर्वत पे नहीं जाता। कुएं एक वक्त था सर्वसुलभ थे, सबको उपलब्ध थे। हर गांव घर में कुएं में झांका जा सकता था और उस गहराई में डूबा जा सकता था। ये ध्यान विधि भी देखने के उसी रहस्य में नियम पर आधारित है कि तुम जैसा देखते हो वैसा होने लगते हो। जैसे पहले आसमान की बात करी थी, तुम क्षुद्रता को देखोगे, क्षुद्र हो जाओगे। तुम विराटता को देखोगे, विराट हो जाओगे। जीवन में हमारे देखने का बड़ा महत्व है। हम क्या और क्यों देख रहे हैं।
कुछ देखना हमारे जीवन को उथला बना देता है, शैलो बना देता है। कुछ देखना हमारे जीवन को गहरा बना देता है। ये ध्यान विधियां देखने के इसी रहस्यमय नियम पर आधारित है। कुआं गहराई का प्रतीक है। तुम्हारा जीवन भी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें गहराई ना हो। हर व्यक्ति गहराई की मांग करता है। उथलेपन से हर कोई बचना चाहता है। तुम अपने उथलेपन से भी दुखी होते हो और दूसरे के उथलेपन से भी दुखी होते हो। अगर किसी के व्यक्तित्व में उथलापन मिल जाए तो तुम्हें पीड़ा होती है। तुम उस व्यक्ति से जुड़ना बहुत पसंद नहीं करते। तुम हर उस व्यक्ति से जुड़ना पसंद करते हो जिसके जीवन में गहराई हो। गहराई लेकिन कहाँ से आएगी? वो लानी पड़ेगी। वो है, लेकिन है कह देने से बात पूरी नहीं होती। उसको तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। कई बार आश्चर्यचकित करने वाली बातें ऐसी हैं कि भारत में हजारों साल पहले उन्हें कह दिया गया और फिर पश्चिम का विज्ञान और मनोविज्ञान उन पर काम करता है। भारत में मनोविज्ञान और विज्ञान की बहुत फिक्र इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये देश आंतरिक जीवन पर समर्पित रहा और जीवन के इतने गहरे सूत्र खोज लिए कि वो बहुत सारी बातों से बेफिक्र हो गया। हर बात अगर तुम्हें शांति प्रसन्नता की ओर ले जा रही हो, हर बात अगर तुम्हें समाधान और समाधि की तरफ ले जा रही हो, तो तुम किस बात की चिंता करते हो? उसी कारण यहाँ विज्ञान और मनोविज्ञान उतना विकसित नहीं हुआ। पश्चिम में 19वीं शताब्दी में जब जुंग और उनके सहयोगी मनोवैज्ञानिक अपना काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी विकसित करी, क्वाइन करी, साइकोलॉजी ऑफ द डेप्थ, गहराई का मनोविज्ञान। और फिर थोड़े वक्त के साथ ही विकास में एक चीज़ और आई टर्म की तरह से, डेप्थ परसेप्शन, गहराई को देखना। डेप्थ परसेप्शन या गहराई को देखना, अगर तुम उस पर ध्यान ले जाओ तो उसको चिकित्सा जगत में भी उपयोग करते हैं, मनोविज्ञान में भी, और वो छोटी सी बात बड़ी गहरी है। मनुष्य डेप्थ को देख पाता है, उसे अनुमान लगा पाता है। हम जो त्रिआयामी जगत देखते हैं, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड देखते हैं, वो उसी डेप्थ परसेप्शन के कारण है। और जो बात जितनी सरल जान पड़ती है, तुम देखो कितनी जटिल है, प्रकृति में कितना रहस्य है। हम 2 आँखों से देखते हैं, देखने की घटना कितनी व्यापक है। प्रकाश की किरणें टकरा कर तुम्हारी आँखों में आती हैं और दोनों आँखें अलग अलग इमेजेस बनाती हैं, अलग अलग प्रतिबिंब। उन अलग अलग इमेजेस को, उन अलग अलग प्रतिबिंब को मस्तिष्क की जो आंतरिक व्यवस्था है, इनर उसका मैनेजमेंट है, वो प्रोसेस करता है, एसेस करता है, गणना करता है, और तब हमारे सामने एक 3 डायमेंशनल इमेज पैदा होती है और हमको डेप्थ का अनुमान लगता है कि चीज़ कितनी दूरी पर है, कितनी गहराई है उसकी। उसका त्रिआयामी जगत हमारे सामने उभरता है। लेकिन जब हमारी आँखों पर छवि पड़ती है तो वो 2 डायमेंशनल ही होती है, प्लेन। कल्पना करो कि अगर इतनी प्रक्रिया हमारे शरीर के भीतर ना हो रही होती और हम अनुमान न लगा पाते गहराई का, तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता। कभी कभी ये क्षमता, अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा, अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। सारे लोग
अपने आसपास के जगत का अनुमान एक ही तरह नहीं लगाते। ये हमको लगता है क्योंकि हम स्थिर चित्र को देखते हैं, स्टैटिक इमेज को देखते हैं। हमको लगता है हर व्यक्ति एक ही जैसा देख रहा होगा, क्योंकि हमको पता नहीं दूसरा कैसे देख रहा होगा। लेकिन इस डेप्थ परसेप्शन के अध्ययन से ये चीज़ पता चली कि हर व्यक्ति अलग अलग तरह से देख रहा है। यहाँ पर जो कमरा हमें जैसा दिखाई दे रहा है, उसकी जो ऊंचाई गहराई दूसरे को भी उतनी ही ऊंचाई और गहराई दिखाई दे रही होगी। ऐसा ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर कोई बहुत कुशल होगा तो कई बार वो देख कर ही पूरा मेजरमेंट बता सकता है। ये बात बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगी। किसी से पूछो तो व्यक्ति अनुमान लगाने में भी बड़ी अड़चन पाता है कि ये चीज़ कितनी चौड़ी, कितनी गहरी, कितनी लंबी होगी। फिर गहराई के आयाम में डेप्थ परसेप्शन में एक 4th डायमेंशन भी जुड़ता है, टाइम, समय का। जब विज्ञान ने उस समय के डायमेंशन को जोड़ा डेप्थ परसेप्शन में, तो तुमने देखा होगा बहुत से लोग होंगे जिनके इनर ऑब्जर्वेशन, आंतरिक उनका अनुभव इतना सटीक होता है कि वो समय भी करीब करीब बता सकते हैं। बहुत सारे लोग बिना घड़ी के भी वक्त बता सकते हैं। हमने कभी इसको कोशिश नहीं करी होगी, लेकिन पहले के वक्त में तुम सोचो लोग समय का अनुमान कैसे लगाते रहे होंगे। वो ऐसे तो नहीं जानते रहे होंगे जैसे हमारी घड़ियाँ बोलती हैं। घड़ियों का आविष्कार बहुत बाद में हुआ, लेकिन फिर भी सब समय से ही चलता रहा, ठीक ठीक ही चलता रहा। कैसे लोग दिन, महीने, साल का अनुमान लगा लेते रहे होंगे। कुछ होगा गणना का, कुछ सिस्टम होगा, और वो हमारा इनर डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड और चौथा टाइम, समय, इनको जब कोई बहुत ठीक ठीक अनुभव कर लेता है तो उसी को कहते हैं डेप्थ परसेप्शन, गहराई को देखना। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर कोई इस गहराई को बहुत अच्छे से देखना जानता है तो वो जीवन की अनेक गहराइयों में प्रवेश कर सकता है, जिसको जुंगियन साइकोलॉजी ने और उनके समकालीन लोगों ने और आगे के लोगों ने बढ़ाया डेप्थ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ द डेप्थ, गहराई का मनोविज्ञान। वो उसमें कहना चाहते थे कि व्यक्ति जितना दिखता है उतना नहीं है। व्यक्ति का एक चेतन तल है, उसका एक अवचेतन तल है, उसका एक अचेतन तल है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, और उसका एक सामूहिक चेतन है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। इन सब की गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। उसके बहुत सारे उपाय, विधियां ढूंढी जा सकती हैं और उन पर काम किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की सतह पर ही रहता चला आए तो वो कई बार अपने आप को उतना ठीक ठीक जान और पहचान नहीं सकता। भारत में अध्यात्म में हम इसे आत्मा की खोज या स्व की खोज कहते रहे, और मनोविज्ञान ने भी एक सेल्फ को इमेजिन किया कि जो हमारे अंदर एक स्व है, एक इंटीग्रेटेड एंटिटी है, या ऐसी कोई सत्ता है जो अखंड है, वहाँ तक हमें पहुँचना होता है। और जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते तब तक हमारा जीवन अधूरा और उथला बना रहता है। हम अपने आप का अवलोकन करके हम अपने जीवन की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा जीवन और हमारा अंतर जगत भी कुएं जैसा ही है।
कुएं को देखते देखते तुमको अपने अचेतन की झलक आने लग सकती है। बहुत सारे लोग इसीलिए गहराई को देखने से घबराते हैं। तुमने प्रयोग नहीं किया इसलिए तुमको शायद पता ना हो कि गहराई तुमको घबराती है या नहीं। आमतौर से ऊंचाई से नीचे देखने पर लोगों को भय लगता है, उसको ऊंचाई का फोबिया कहते हैं, हाइट का। लेकिन मैं समझता हूं कि नीचे देखना भी कहीं गहरे में ही देखने का एक ढंग है, एक अलग डायमेंशन है। तो अक्सर तुम किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाकर नीचे देखो तो तुमको थोड़ी घबराहट पकड़ती है। कुआं एक बड़ा ही स्थिर केंद्र है जमीन पर, जिसमें देखना एक अलग अनुभव देता है। कुएं का प्रतीक इसलिए भी चुना गया होगा क्योंकि अगर हम ऊंचाई से किसी इमारत से देखने की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन कुआं बड़ा अलाइव है। जो कुआं है वो केवल कुआं नहीं है, वो बड़ा जीवंत है, अलाइव है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखते देखते हम किसी नई दुनिया में, किसी नए जगत में पहुंचते हैं। इस विधि का मुझे पता नहीं था, विज्ञान भैरव तंत्र का। मेरे घर के आंगन में ही एक कुआं हुआ करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अक्सर उस कुएं पर बैठ जाता था और नीचे देखता रहता था। अच्छा लगता था। मुझे ये नहीं पता था कि इससे आत्मज्ञान होता है, इनलाइटनमेंट होता है, या व्यक्ति अपने गहराई में जाता है। और फिर मैंने देखा कि वो कुआं जैसे एक एंटिटी की तरह है, जैसे एक जीवित सत्ता की तरह। वो निर्जीव नहीं है। पानी उसमें लगातार आए जा रहा है। सूक्ष्म स्रोतों से कुआं धरती के जल से ही जुड़ा है और दूर दूर तक फैली हुई वो धाराएं नदियों और सागरों से भी जुड़ी हैं। तो अगर गहरे अर्थ में देखा जाए तो तुम कुएं को देखते देखते दुनिया भर के जल से ही जुड़ रहे हो। कुआं अलग नहीं है, वो सागर से जुड़ा है। धरती की जो इनर वाटर रिसोर्स है, आंतरिक जल, और सब धाराएं कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से जुड़ती हुई चली जाती, इंटरकनेक्टेड होती चली जाती। कभी कभी वो जोड़ का अनुभव भी तुम्हें पकड़ सकता है। तो अगर कुएं में तुम झांकते रहो तो तुम्हारे साथ कई चीज़ें घट सकती हैं। अचेतन के स्रोत तो खुल सकते हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड कॉन्शियसनेस, जो अंतर संबंधित चेतना है, उसका रिफ्लेक्शन भी तुम्हारे ऊपर आ सकता है, क्योंकि वो है। कुआं अलग थलग नहीं है। कुआं अपने आप में एक बड़ी जीवंत सत्ता है। तो एक वक्त जब लोग सीधे साधे थे और ये ध्यान विधि प्रचलन में आई, तो बहुत सारे साधक किसी कुएं पर चले जाते थे और उसकी गहराई में देखते हुए अपनी साधना करते रहते थे, और वो जीवन के अंतर संबंधित इंटरकनेक्टेड स्वरूप से जुड़ जाते थे। उनके अंदर एक गहरा बदलाव आता था। ये बात उन लोगों को रास नहीं आती थी जो बड़े मेहनती और सर्कसी किस्म के व्यक्ति होते हैं, जिनको साधना में भी बड़ी सर्कस चाहिए होती है। उनको लगता है कहीं जाओ, दूर कुछ करो। ऐसे लोगों ने ही कुएं पर साधना करने वालों के लिए कुएं का मेढक वाला मुहावरा ईजाद किया था। तुम्हें ये बात नहीं पता होगी कि कुएं का मेढक इतना बदनाम क्यों हुआ। तो लोग ऐसे साधकों का मजाक बनाते थे, कहाँ कुएं पर बैठे रहते हो, बाहर देखो दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया इतनी छोटी नहीं है, तुम कुएं में जो झांक कर देख रहे हो इससे कहीं व्यापक है। तो वो व्यक्ति अक्सर जवाब नहीं देते थे।
तो लोग उनका मजाक बनाते थे कि ये कुएं के मेढक हैं, इससे आगे नहीं जाते। क्योंकि कहाँ जाओगे, कुएं से आगे कहाँ जाओगे? छोटा सा दायरा, उसमें ज़रा सा पानी, कूदोगे फिर पानी में ही रहोगे। घूमो, मेहनत करो, एक्सप्लोर करो, दुनिया को देखो, सागर की तरफ जाओ। लेकिन साधना तो इतनी उठापटक नहीं है। साधना तो बड़ी सरल सी चीज़ है, जहाँ पे जुड़ जाओ और अनुभव कर लो, साधना वहाँ घट जाती है। तो ये सीधे साधे साधक अक्सर अपनी खामोशी में कुएं को देखते देखते पूरे जगत से जुड़ जाते थे, अंतर संबंधित, क्योंकि कुआं अंतर संबंधित है। और भी कई चीज़ें थीं कुएं की जो उनके साथ घटती थीं, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक इतिहास होता है और वो इतिहास तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे तुम इस ध्यान कक्ष में बैठो, इस बुद्ध क्षेत्र में, तो ये अपने निर्मित होने में कैसे निर्मित हुआ है, वो सारी ऊर्जा भी इसमें शामिल होगी। इस ध्यान कक्ष में एक ईंट भी अगर रखी गई होगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा, कौन सा संघर्ष, कौन से रिसोर्सेज शामिल होंगे, वो सब रेडिएट होंगे, विकिरणित होंगे, तुम्हें प्रभावित करेंगे। इसीलिए कोई चीज़ मामूली नहीं होती। ऐसा थोड़ा ही होता है कि कोई इमारत बन गई तो वो कुछ बन गया। हर इमारत का और हर घटना का अपना इतिहास होता है। वो इतिहास प्रभावित करता है, वो तुम्हारे ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है, तुम्हारे ऊपर एक गहरा परिणाम डालता है। यहाँ तक कि कोई अगर रचना भी लिखी जाती है, कोई किताब लिखी जाती है, कोई कविता लिखी जाती है, कोई चित्र बनाया जाता है, वो तकनीकी कौशल से बनाया गया तो एक अलग बात, लेकिन उस बनाने की प्रक्रिया में बनाने वाला अगर शामिल हुआ, उसके अंदर कुछ बना, बिगड़ा, और उस बीच क्या हुआ, उतार चढ़ाव, वो सब उसमें शामिल हो जाता है। तो कई बार लोग समझ नहीं पाते इतनी मामूली सी चीज़ इतना प्रभावित कैसे कर रही है, क्योंकि उसके पीछे उसका इतिहास है। हाँ, इसलिए देखा जाए तो कुएं भी फ़र्क होते हैं। हर कुएं का उतना लंबा इतिहास नहीं होता, लेकिन फिर भी तकनीकी तौर से ही सही कुछ चीज़ें तो उसमें हमेशा के लिए शामिल होती है। अगर व्यक्ति संवेदनशील होगा तो हो सकता है वो अपनी अंतः प्रज्ञा से इंट्यूटिवली ऐसा कुआं भी ढूंढ ले जो ज़्यादा गहराई पैदा कर दे। कुआं तो कुआं ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ज़्यादा हो जिसका अनुमान लगाना मुश्किल। लेकिन फिर भी प्रारंभिक तौर से तुम देखो, कुआं ज़मीन को तोड़ने की प्रक्रिया है। हमको अपने ऊपर भी ऐसे ही काम करना होता है। कुआं जब बना है तो खुदाई हुई है, परत दर परत मिट्टी, कंकड़, पत्थर हटाए गए हैं, परत दर परत आशा गहरी हुई है। मनुष्य की आशा और संकल्प और उसका धैर्य कुएं को निर्मित करता है। कुआं आशा भी है, संकल्प भी है और धैर्य भी है। आशा ये है कि पानी है कहीं नीचे, संकल्प कि खोदेंगे जब तक पानी नहीं निकलेगा, और प्रतीक्षा करेंगे, ये धैर्य। अन्यथा तो कोई 1-2 फीट खोदे, पानी नहीं निकले, धैर्य ना हो तो सोचेगा छोड़ो। तो फिर कुछ लोग जिंदगी भर ऐसे ही करते हैं और फिर कहते कुछ होता नहीं जिंदगी में, ध्यान करते हैं कुछ नहीं होता, बहुत काम करते हैं सफलता नहीं मिलती, संबंधों में गहराई नहीं आती, प्रेम नहीं होता, क्योंकि खुदाई नहीं करते। 1-2 फीट खोदते हैं, धैर्य जवाब दे जाता है, छोड़कर बैठ जाते, सोचते हैं कि यहाँ तो पानी नहीं निकलेगा, अब दूसरी जगह खोदते हैं। फिर दूसरी जगह 2-4 फीट खोदा, 2-4 इंच ज़्यादा खोद लिया, कि यहाँ भी नहीं निकला, अब तीसरी जगह खोदते हैं। तो कुछ लोग जिंदगी भर कुआं खोदते हैं, पानी कभी नहीं निकलता, क्योंकि न संकल्प उतना गहरा है न धैर्य है। संबंधों की आज की विभीषिका भी ऐसी ही है, क्योंकि व्यक्ति संबंधित होता है और थोड़े बहुत किसी के अंदर प्रवेश करता है, देखता है बात नहीं बनी, सोचता है इस व्यक्ति से नहीं बनेगा, अब
कोई और ढूंढते हैं, किसी और से जुड़ते हैं, शायद वहाँ, लेकिन फिर धैर्य जवाब दे देता है शायद वहाँ, तो व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है। कुएं के अंदर झांकते झांकते व्यक्ति के अंदर आशा गहरी होती है, संकल्प गहरा होता है, धैर्य गहरा होता है, क्योंकि वो उसके इतिहास में शामिल है कुएं के, कि तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, और पता नहीं कितनी गहराई पे निकलेगा, अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक बताना मुश्किल। और फिर पूरी प्रक्रिया है, पूरा विज्ञान है। जो साधना को नहीं जानते हैं, अध्यात्म के विज्ञान को नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि अध्यात्म तो फील गुड फैक्टर है, दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ फील गुड फैक्टर। अध्यात्म ऐसा नहीं है, अध्यात्म तो बड़ा ही रियलिस्टिक, यथार्थ। कुआं भी इस यथार्थ का ही एक सिंबल है। जिन लोगों ने कुएं का पूरा प्रोसेस देखा है वो जानते होंगे कि पानी निकलने के पहले गंदा पानी निकलता है, गंदला, मटमैला, पीने लायक नहीं। फिर थोड़ी और सफाई, थोड़ी और खुदाई, फिर वो पानी हट जाता है। उसके पीछे से फिर और स्रोत आते हैं, साफ जल के, पीने लायक पानी के। लेकिन जो गंदले पानी से घबरा जाए वो कभी साफ स्रोत तक नहीं जाएगा। ऐसे ही अपने अंतर जगत में प्रवेश करने पर कई बार लोग जब अपने अचेतन के, अपने अवचेतन की गुत्थियों का सामना करते हैं तो उनको घबराहट पकड़ लेती, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ पड़ा, कि बहुत सारी परतें पड़ी हैं, वो टूटती हैं, तो बहुत सारे लोग घबरा कर भागते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन रूपांतरण तक वही पहुंचते हैं जो ठहरे रहते हैं, टिके रहते हैं। गंदगी से भागना नहीं, और फिर गंदगी उस पानी का ही हिस्सा है, उसकी निंदा भी नहीं। यानी कि तुम पत्थर ईंट तोड़ते हुए और उस गंदे पानी को निकालते हुए अगर गालियां दे रहे हो तो कुआं थोड़ी खोद रहे हो, तुम तो बड़ी शांति से, क्योंकि तुमको पता है ऐसा ही होता है। अपने अंदर जाओगे तब भी वैसा ही होगा। बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से तुमको गुजरना पड़ेगा, फिर कुछ निकलेगा कीमती, महत्वपूर्ण। तो उस बिंदु तक ठहरना, कुएं में ये रहस्य भी शामिल है। तो जब कोई कुएं में देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, तो वो सारी कॉस्मिक मेमोरी, वो जागतिक स्मृति जो है उससे ट्यून्ड हो रहा होता है। केवल कुएं की गहराई ही नहीं, कुएं का इतिहास, व्यवस्था, प्रक्रिया, सब कुछ उसको प्रभावित करने लगती है, और उसके अंदर एक हलचल पैदा हो जाती है, उसके अंदर एक बदलाव की आंधी चलने लगती है, उसके अंदर भी एक कुआं खुदने लगता है, उसके अंदर भी जैसे कोई खुदाई शुरू हो जाती है। जब कोई ऐसे देखता है तो निश्चित रूप से विस्मय विमुग्ध होता है, आश्चर्यचकित होता है। उसको लगता है कि अरे, मैंने नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। जीवन कितना रहस्यमय है। उसके अंदर एक विस्मित होने का भाव आता है। ये विस्मित होना तुम्हें हमेशा तब आता है जब तुम गहराई में प्रवेश करते। ऐसे कुएं पर साधना करने वाले साधकों में से ही एक साधक थे, कश्मीर में फ़कीर थे, उनका बहुत नाम हुआ। उनको लोग ग्रट बब कहते थे। ग्रट वहाँ पंचक्की को कहते हैं, कुएं से जो पानी निकाल कर चक्की चलाते हैं उसको ग्रट कहते हैं, और बब बाबा को कहते हैं कश्मीर में, तो ग्रट बब। तो वो फ़कीर थे, कहते हैं घूमते घामते आए एक बार और एक कुएं पर बैठ गए जहाँ पंचक्की चलती थी। पानी निकाला जाता था, डाला जाता था, पानी की आवाज़, कुएं का अपना गहरापन, सब वो देखते रहते थे, सुनते रहते थे, और धीरे धीरे उनको एक ट्रांस, एक मस्ती, एक खुमारी पकड़ती थी।
वो वहीं समाधि में चले जाते थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना होगा, वो कोई भी भजन सुनते हुए कोई सुंदर प्रकृति की चीज़ देखकर समाधि में चले जाते थे। तो वो ग्रट बब कुएं के पास होते ही समाधि में चले जाते थे। और बहुत ही प्रसिद्ध संतों में से वो हुए, वहाँ के बड़ा सम्मान हुआ। लोग उनसे पूछते थे तुम्हारी साधना क्या रही? वो कहते थे बस कुआं। मैं आया, कुएं की आवाज़ ने मुझको खींचा, फिर तो मैं कुएं का ही होके रह गया। यानी वो कुएं के मेढक हो गए। तो आज के बाद से कुएं के मेढकों से नाराज़ मत होना, क्योंकि कुएं का मेढक होना बुरा नहीं है, लेकिन कुएं की गहराई में प्रवेश कर जाए वो मेढक, उसके अंतर संबंधित व्यवस्था में चला जाए, तब तो बात है। और फिर कई नए नए पहलू खुलते हैं, नए नए आयाम खुलते हैं। अब जो गहराई का प्रयोग है, सम्मोहन के विज्ञान में इस गहराई के सिंबल का हम मनोविज्ञान में पूरा उपयोग करते रहे, ध्यान प्रयोगों में भी। जब भी तुमको अचेतन में ले जाना होता है, हम वैसी ही कुएं की सुरंग जैसी किसी चीज़ की परिकल्पना तुम्हारे लिए रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रभावशाली है। गहराई अगर तुम कुएं की देखो तो एक सम्मोहन तुम्हारे ऊपर छा सकता है, और सम्मोहित करने के प्रक्रिया में भी हम उस सिंबल का उपयोग करते हैं, उस गहराई का सिंबल, अंदर प्रवेश। तुम्हारे अंदर इस गहराई में, गहराई के मनोविज्ञान में प्रवेश करने के लिए प्रतीक हैं, स्वप्न हैं, चारों तरफ इशारे फैले हैं, बहुत कुछ है, तुम उनको देख सकते हो। जीवन को जो जितना संवेदनशील और जागरूक होकर देखता है, वो उतना ही गहराई में जाता है। योग और तंत्र कहता है मनुष्य अनेक परतों से मिल के बना है, यानी कि उसकी जो परत शरीर की दिखाई देती है देह की, उतनी ही नहीं, उसके पीछे इतनी गहराई है, उनमें प्रवेश किया जा सकता है। भारतीय मिथक में एक सिंबल वो यूज करते हैं, भगवान कृष्ण का भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को अपने मुंह में पूरे अस्तित्व का विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कराया की बात नहीं है कि कोई कराता है, क्योंकि वो गहरे व्यक्ति थे, और भारत में वो गहरे लोग हुए, तुम देखोगे, इसीलिए उनका रंग भी नीला। अब नीला बच्चा तो कहीं नहीं देखा होगा तुमने, इतने दिन मनुष्यता के इतिहास में बच्चे हो रहे हैं, नीला बच्चा कहीं नहीं। सांवला हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, लेकिन हमने कृष्ण को, राम को, शिव को नीले रंग का बनाया, क्योंकि नीला गहराई का प्रतीक है। नीला आसमान, पानी भी बहुत गहरा हो तो नीला जैसा दिखता है, नीला गहरे का प्रतीक है। तो ये लोग गहरे लोग हैं। मुझे लगता है कि जब उनकी माँ ने उनके मुंह में देखा होगा तो मुंह भी कुएं जैसा ही है, कुएं का ही प्रतीक है। हो सकता है ये ध्यान और उनकी संवेदनशीलता, उस समय का होश कुछ ऐसा पकड़ गया हो कि उस गहराई में उनको सारी गहराइयाँ दिख गई हों, क्योंकि सब कुछ अंतर संबंधित है, कुछ भी अलग नहीं है। आँखों में भी इसीलिए अलग अलग गहराई होती है सबके, और अलग अलग उथलापन। क्या सबकी आँखें एक जैसी होती हैं? हर आँख अलग है। आँख भी कुएं जैसी ही है। कुछ आँखें इतनी गहरी होती हैं, तुम उनमें अगर झांक कर देख लो तो दोबारा लौट नहीं पाओगे, गुम हो जाते हैं। कई शायर भी ऐसी भाषा उपयोग करते हैं, लेकिन वो केवल शायरी नहीं है, बुद्धों की आँखें। जो लोग उस
चेतना की ऊंचाई और गहराई में पहुंच गए उनकी आंखें, उसमें एक शून्य है। तुम अगर झांकते हो तो उनमें हमेशा हमेशा के लिए खींच लिए जाते हो। आंखें भी कुएं जैसी हैं, हालांकि झील से उनकी तुलना लोग ज़रूर करते हैं, कुएं से कम करते हैं, क्योंकि कुएं से कुछ घबराए हुए हैं, झील से फिर भी एट्यून्ड है। झील बड़ी हो, गहरी हो, लेकिन फिर भी झील थोड़ी अप्रोच में लगती है, डराती नहीं है ज़्यादा। किनारे बैठ सकते हो तुम, झील के किनारे आनंद ले सकते हो, लेकिन कुएं के किनारे बैठो तो थोड़ा डराता भी है, गहराई है, गिर सकते हो उसमें। गिरने का डर कुएं में, इसलिए कुएं का प्रतीक ज़्यादा उपयोग नहीं लोग करते हैं। मैं चाहूँगा कि आँखों को भी कुएं जैसा कहा जा सकता है, गहरी, और वो भी जुड़ी हैं, पूरे जगत के स्रोत से जुड़ी हैं। हम हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। उस जो कुएं की चारदीवारी होती थी उसको जगत लोग बुलाते थे। अब कब किस परंपरा और प्रक्रिया से जगत शब्द आ गया होगा, ये मुझे आज हैरान कर रहा है विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र पर बोलते हुए, क्योंकि जगत संसार को भी हम कहते हैं और कुएं की बाउंड्री को भी जगत कहते हैं। यानी कि भारत के अनुभव में ये विज्ञान भैरव तंत्र का ध्यान प्रयोग रचा बसा होगा। वो लोग जानते रहे होंगे कि कुएं के माध्यम से जगत में प्रवेश हो सकता है, यानी पूरे जगत से जुड़ा जा सकता है एक कुएं से। तो उन लोगों ने उसकी चार दीवारी, जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है, परिधि, उसको जगत नाम दिया। तब मुझे हैरानी होती थी, जगत, ये कौन सा शब्द है, इसको जगत बुलाते हैं। लेकिन आज ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये भारत के जनमानस में रचा बसा होगा ऐसा ध्यान प्रयोग, इसलिए उन लोगों ने शब्द आविष्कार किया होगा कि अस्तित्व को निर्जीव मत जानो, निष्प्राण मत जानो। वो रिस्पॉन्स करता है, जवाब देता है। अगर तुम उसके साथ जुड़ सको तो तुम्हारे लिए वो चारों तरफ से संदेश भेजता है, तुम्हें संभालता है। तो पूरा अस्तित्व ही तो ऐसा है। शायद हम ही अस्तित्व से उतने संवेदनशीलता से नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए वो रिस्पॉन्स और वो प्रत्युत्तर हम तक नहीं आते, लेकिन वो आ तो सकते हैं। वो घटनाएं संभव तो हैं। विस्मय विमुग्ध होना कदम कदम पर हो सकता है अगर हम जुड़ पाएं, अगर हम अस्तित्व के साथ एक लयबद्धता निर्मित कर पाएं। ये ध्यान प्रयोग मैं समझता हूँ बहुत ही सरल लोगों के लिए है, बहुत ही सीधे साधे लोगों के लिए है। अब तुम लोग क्या करोगे? कुआं खोदने से तो रहे, कुआं तुमको पता नहीं कहाँ मिलेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी इसका अपने विवेक के साथ इसके प्रयोग कर सकते हो। तुम अपने छोटे छोटे कुएं निर्मित कर सकते हो। यहाँ तक कि मुझे लगता है एक बाल्टी भी तुम्हारे लिए सिंबलिकली, प्रतीकात्मक रूप से, छोटे रूप में वही काम कर सकती है। अगर कुआं कहीं नहीं मिलता, मिले तो ज़रूर प्रयोग करें इसको। बाल्टी के पानी में भी अगर तुम देखते रहो तो कुछ थोड़ा बहुत, हालांकि उतनी गहराई नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो पानी भी खींचता है। इसीलिए तुम देखो कि बच्चों को बाथरूम में बिठा दो तो बाल्टी के पानी से निकालना मुश्किल हो जाता है। और तुमने कभी सोचा नहीं क्यों बच्चे पानी से इतना खेलते हैं? बाल्टी के पास बिठा दो, कुछ उनको आकर्षित करता है, कुछ गहराई, कुछ अंतर संबंध उस पानी का। और फिर जहाँ कहीं अगर मौका मिले कुएं का, तो इस प्रयोग को करें, उस गहराई को देखें, विस्मित हों, अपने किसी प्रियजन की आंखों में देखें, वो भी कुएं का काम करेंगे।
इस ध्यान प्रयोग के आधार पर ही ऐसी बहुत सारी ध्यान विधियां विकसित की गईं जिनमें एक दूसरे की आंखों में झांकने के प्रयोग किए जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं, उसमें उनके स्पेसिफिकेशन नहीं हैं, उनके बहुत विस्तार नहीं हैं, लेकिन उनके आधार पर बहुत सारी विधियां विकसित हुई। तुम इस प्रयोग को उस तरह से भी कर सकते हो। आँख में जब किसी की देखो, लेकिन वो उसी की देखो जिससे तुम बहुत गहरे प्रेम में हो, जिसके साथ तुम्हारी उतनी ट्यूनिंग हो, नहीं तो वो आक्रामक बन जाएगा। किसी को भी पकड़कर उसकी आंखों में नहीं देख सकते हो। ये इसीलिए दो प्रेमियों के बीच की घटना है। आँखों में देखना दो प्रेमियों के बीच की घटना है। इसीलिए इस प्रयोग को मैंने सामान्य रूप से नहीं किया। बहुत सारे जगह लोग सामान्य रूप से प्रयोग करवाते हैं, कोई भी दो लोग बिठाल देते हैं जो एक दूसरे की आँखों में झांकते रहें, क्योंकि कुएं में तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है आँखें इतनी व्यक्तिगत और इतनी रहस्यमय हैं कि उनमें प्रवेश करना कुएं से भी ज़्यादा रहस्यमय है। तो ये दो प्रेमियों के बीच हो तब तो ठीक है, क्योंकि फिर वो एक रिश्ता बनेगा, ऊर्जा का एक धागा जुड़ेगा, जिसको बार बार अदला बदला जाना हमारे सिस्टम को, हमारे आंतरिक जगत को गड़बड़ करेगा। तो दो लोग जो इतने ट्यून्ड हों वो कभी उस प्रयोग को कर सकते हैं। वहाँ भी उनको उस गहराई का अनुभव हो सकता है। आँखों में आँखें नहीं देखनी है, आँखों की गहराई, और तुम देखोगे कि उनके पीछे बहुत कुछ है। आँख देखने की एक प्रक्रिया है, देखना नहीं है, वो देखने की एक प्रक्रिया है। तो तुम उस देखने की प्रक्रिया में, उस एक गहरी व्यवस्था में उतर जाते हो। फिर अपने इंट्यूटिव माइंड से, अपने क्रिएटिव माइंड से, अपने सृजनात्मक बुद्धि से तुम इस गहराई के प्रयोगों को खोज सकते हो। तुम देख सकते हो कहाँ कुएं का सिंबल तुम क्रिएट कर सकते हो, कहाँ उस गहराई में तुम प्रवेश कर सकते हो। अगर कृष्ण की माँ उनके मुंह में देख सकती थी तो संभव तो कहीं भी है। जमीन में छोटा सा गड्ढा भी कुएं का ही काम करेगा, वो शुरुआती है। छोटा सा भी गड्ढा खुदा है तो कुएं का ही काम कर रहा है, अभी वो बड़ा होकर कुआं ही बनेगा। और फिर धीरे धीरे करके जुड़ो, उस सारी प्रक्रिया से जुड़ो, और ये बड़ी सरलता से बदलने वाला ध्यान प्रयोग है। कुछ ध्यान प्रयोग विज्ञान भैरव तंत्र में जो वर्णित हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन है, वक्त के साथ उनमें बदलाव आते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डिस्क्राइब इसमें होंगी वो उपलब्ध नहीं होंगी, वो सामने होंगी नहीं। तो उनके लिए हमको आविष्कार करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसका क्या मतलब हो सकता है, कि हम उसको कैसे डिकोड कर लें। तो आँखों वाला तो एक सामान्य सा डिकोड करने का ढंग है, और भी तुम अपनी बुद्धि से डिकोड कर सकते हो। धीरे धीरे अपने इंटेलिजेंस को पंख देने चाहिए, उसकी सीमा नहीं। अपने विवेक और इंटेलिजेंस का उपयोग करके आप बहुत सारे प्रतीकों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कुआं है, उसके अपने सारे ढंग और रहस्य हमने आज बात में सामने रखे। लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए तुम अपने सृजनात्मक और विवेकपूर्ण बुद्धि का उपयोग कर सकते हो, और फिर हमसे उसे शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।